हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आईबीपीएस क्लर्क 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं, कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, एग्ज़ाम कब है, क्या क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, हर एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसका PDF आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इट सेज रिक्रूटमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स CSA और यू कैन से क्लर्क। ठीक है, सो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आज से, यानी कि 1 अगस्त 2025 से, एंड रहेगा 21 अगस्त 2025 तक। तो आप आज से फॉर्म फिलिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यही आपका सेम टाइम रहेगा फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब एडिट विंडो आपको मिल जाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, एंड लगभग जो आपका रजिस्ट्रेशन जब क्लोज हो जाता है उसके 2-3 दिन तक एप्लीकेबल रहता है। तब जाकर अगर आपने फॉर्म फिल करने में कोई भी मिस्टेक कर दी है, आप उसे जाके करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपकी कंडीशन होती है, कुछ चीज़ें जैसे कि आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, वो हम आगे डिस्कस अभी कर लेंगे। ठीक है, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए आपको मंथ दे दिया है यहाँ पे अक्टूबर, एंड मेंस के लिए नवंबर। प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा मार्च 2026 में, यानी कि आपके पास लगभग 8 महीने हैं। 8 महीने बाद आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग ये पोजीशन पे आ जाएंगे, या फिर ये जॉब आपको मिल जाएगी। आप ऐसा मैनिफेस्ट करते चलें, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते चलें। ठीक है, सो आइए हर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। हर बार की तरह इस बार भी हमारे 11 बैंक्स हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें से अभी इंडियन बैंक और यूको बैंक ने NR दिया है, मतलब अभी रिपोर्ट नहीं किया है कि ये कितनी वैकेंसीज दे रहे हैं, मतलब ये रिलीज़ करेंगे जल्दी ही। इन दोनों को छोड़कर ही अभी फ़िलहाल आपकी 10,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो सोचो ये दोनों भी अगर अपनी वैकेंसीज़ इंक्लूड कर देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ देते हैं हर बार, तो आप मान सकते हो कि आपकी जो फाइनल वैकेंसीज़ होंगी वो 12, 13, 14 हज़ार तक आराम से जा सकती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, उसके बाद में आपका बेसिक पे यहाँ पे दे रखा है 24,050। उसमें आपको पता है और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, अलाउंसेस एंड ऑल। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। सबसे पहले आपका आता है नेशनलिटी या सिटीजनशिप। कैंडिडेट क्या क्या होना चाहिए? सिटीज़न ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी जो इंडिया को आ गए थे बिफोर 1 जनवरी 1962। तो ये आप देख सकते हैं। मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग ये अपने अकॉर्डिंग पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपकी नेशनैलिटी है। एज की बात कर लेते हैं, तो 1 अगस्त 2025 यानी कि आज आपकी डेट होनी चाहिए 20 ईयर्स से 28 ईयर्स के बीच में। ठीक है, विच मीन्स अगर किसी को वो भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, एग्जैक्ट नहीं पता है, तो उन्होंने दे रखा है कि अगर आप 2 अगस्त 1997 से पहले पैदा हुए हो, आपका बर्थडे उससे पहले आ रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। एंड अगर आप 1 अगस्त 2005 के बाद पैदा हुए हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। इन दोनों डेट्स के बीच में आप होने चाहिए हो, तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद में आपका कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBCs नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए 3 ईयर्स, डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए आपको जो आपका एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस है प्लस 3 ईयर्स मिलेगा। तो ये आप पूरा अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपका रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये देखो, जो कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से अप्लाई करेंगे लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उन्हें OBC रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कैटेगरी वाइज आपको जिस तरीके से अप्लाई करना है। उसके बाद में ये आपका रिजर्वेशन है उन लोगों के लिए जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इसका जो पूरा किस किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरीज़ में कंसिडर किया जा रहा है, क्या क्या आपको प्रोड्यूस करना रहेगा, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्या आपको एड मिलेगा, सब चीज़ों का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट
ये पूरा गाइडलाइंस है विद फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का, वो भी आप देख सकते हो कि क्या क्या आपके लिए गाइडलाइंस हैं। EWS के लिए दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि कितना फैमिली इनकम होना चाहिए, कितने के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी डेट पे कंसिडर किया जाएगा? 21 अगस्त 2025, जो आपका क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, ठीक है। इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जिनकी कंप्लीटेड है ऑलरेडी उनको तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके पास में ये डेट का से पहले का मार्कशीट और अपना रिज़ल्ट होना चाहिए, तभी वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये ग्रेजुएट होने का प्रूफ दोगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए हो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये बहुत न्यू एडिशन है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे LLPT को, ठीक है। पहले क्या होता था, आपका प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, मतलब LPT होता था, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, उसमें होता था। लेकिन अब क्या है, आपका प्री है, मेंस है, LLPT है, ठीक है। उसमें उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है, वो अगर आप क्लियर नहीं कर पाते आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको कंप्यूटर लिटरेसी तो होता ही है हर बार आपके पास में। यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन ऑपरेटिंग एंड वर्किंग विद कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। आपके पास में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस का, लैंग्वेज का, या फिर ऐसा होना चाहिए कि आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने हाई स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो ये होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में ये तो CGPA वगैरह करने का है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो आपका SC, ST, PWBD, ESM, DESM कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। एंड बाकी सारी कैटेगरीज़ में क्या आता है, जनरल आता है और आपका OBC आता है, उसके लिए है 850 रुपीज़, ठीक है। फॉर्म फिलिंग का डेट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। प्रीलिम्स आपका एज इट इज़ ही है। प्रीलिम्स आपका पहले भी 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स आते थे, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स मिलता था। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स। न्यूमेरिकल और रीजनिंग दोनों में ही आपका 35 क्वेश्चन ईच 35 मार्क्स और 20 मिनट्स का टाइम मिलता था। अब प्रीलिम्स में आपका एक तो सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, वो भी आपको क्लियर करनी है, ठीक है। उस हिसाब से ही आप फिर क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें एक काफ़ी मेजर चेंज हुआ है। सबसे पहले तो आपके पहले नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते थे 190, जो कि अब कम हो गए हैं 155। अब ये क्वेश्चंस कटे कहाँ पे हैं, पहले आपके GA में आते थे 50 क्वेश्चंस, अब आते हैं 40, ठीक है। वैसे ही आपके रीजनिंग में, आपके क्वांट्स में, दोनों में ही 50-50 क्वेश्चंस आते थे। अब रीजनिंग में आएंगे 40, क्वांट्स में आएंगे 35, ठीक है। आपके मैक्सिमम मार्क्स पहले भी 200 थे, अभी भी 200 है, लेकिन टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट, हर सेक्शन के लिए आपको जो टाइम मिलता है उसमें डिफरेंस आया है। कहाँ पे, रीजनिंग और क्वांट्स में। पहले रीजनिंग और क्वांट्स दोनों के लिए 45 मिनट्स मिलते थे, ठीक है। अब रीजनिंग के लिए आपको मिलेंगे 35 मिनट्स एंड क्वांट्स के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये आपके चेंजेस आए हैं, इसके हिसाब से अब हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आपके ये आ गया वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपके जो भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए कर सकते हो, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार के लिए इंग्लिश हिंदी है, आंध्रा के लिए इंग्लिश हिंदी तेलुगु है, ठीक है। इस तरीके से ये सारे लैंग्वेजेस आपको दे रखे हैं कि क्या क्या लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब ये है वो डॉक्यूमेंट्स, ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनके बिना आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हो, ठीक है। आपके पास में कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, उस पर्टिकुलर डेट का, उस पर्टिकुलर वेन्यू का। एंड अगर आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रीलिम्स वाला एडमिट कार्ड भी वहाँ पे लेके जाना है। ये तो आपको बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स का उनका जो एडमिट कार्ड होता है वो खो जाता है, कॉल लेटर खो जाता है, उसके बिना आपको मेंस एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स लेट आते हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, और इस पॉइंट को स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट किया गया है,
ठीक है। उसके बाद में आपका पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क यह होता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत आंसर करते हो आपका 1/4 या फिर 0.25 मार्क उस क्वेश्चन के लिए कटेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लो। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। पहले बच्चे क्या करते थे, हैं यूपी से, लेकिन उन्होंने सपोज करो यूपी से हैं और अप्लाई कर दिया साउथ के किसी स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में, उन्हें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे जाके कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये सब आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है। तो आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की। ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, एंड जो कैंडिडेट्स 10th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर का कोई भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देते हैं ये शो करने के लिए कि हाँ उनकी उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, उन्हें ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये लैंग्वेज टेस्ट कब होगा, आपके मेंस के बाद में होगा, लेकिन आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग से पहले हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपकी जो फुल एंड फाइनल ज्वाइनिंग है उससे पहले हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, क्वालिफाइंग होगा इन नेचर, विच मीन्स अगर आपने ये नहीं क्वालिफाई किया तो आपका पूरा का पूरा, आपने चाहे कितनी भी मेहनत की हो प्री में, मेंस में, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपकी जॉब नहीं सिक्योर हो पाएगी। ठीक है, सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का आपको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, जिसके लिए आपने प्रेफरेंसेस में डाले हैं वही आपको मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं है। हो सकता है अगर वहाँ पे ना हो आपके लिए सीट अवेलेबल उस टाइम पे, तो आपको अलॉट किया जा सकता है सेंटर ऑफ एग्ज़ाम आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, PET होता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे अगर किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं किया तो उनका अगेन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड सिलेक्शन उनका नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रोड्यूस करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं एंड इनकी कॉपीज़ भी लेके जानी हैं। अब ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप अभी ही देख लो, क्योंकि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, कोई भी आपका अगर डॉक्यूमेंट इधर उधर हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सबका सब चीज़ ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड। ठीक है, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके लिए आप लोग प्रोड्यूस करते हैं या तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आप अपने क्लास 10th की मार्कशीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं, देना है आपको। मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स देने हैं ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जिससे आपको रिज़ल्ट मिला है, एंड आपका रिज़ल्ट ग्रेजुएशन का 21 अगस्त 2025 से पहले की डेट का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको, जैसे मैंने बोला था, अगर आप लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में नहीं बैठते हैं तो उसका आपको प्रूफ देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। अगर आप किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप OBC कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप क्रीमी लेयर में हो तो आप रिजर्वेशन में नहीं आ सकते हो। ठीक है, EWS कैटेगरी वालों को इनकम प्रूफ देना पड़ेगा एंड डिसेबिलिटी वालों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये सब आपको ओरिजिनल में एज वेल एज वैसे देना पड़ेगा कॉपी में। ठीक है, ये डिसेबिलिटी वालों के सर्टिफिकेट्स का है। एक्स सर्विसमैन को क्या क्या प्रोड्यूस करना है वो सब दे रखा है। ठीक है, सो
अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू जॉइन दैट पर्टिकुलर बैंक, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो गलत माना जाता है, इट्स कंसिडर्ड अ रॉन्ग एक्टिविटी, ठीक है। सो उसके बाद में ये सारा आपका वेरिफिकेशन कैसे कैसे होगा उसके लिए दे रखा है। एग्ज़ाम सेंटर्स में आने के गाइडलाइंस दे रखे हैं, ये अगेन आपका वो चीज़ दे रखा है कि क्या क्या, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पर जो जो चीज़ आपको चाहिए, आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, उसका टेक्स्ट यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट जो जो भी लगाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे वो सब चीज़ें देनी होंगी, ठीक है। सो वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हर एक चीज़ को कंसिडर करते हुए चलना है। ये है आपका एडिट विंडो वाला जो मैं आपको बता रही थी ना कि एडिट विंडो में क्या क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हाईलाइटेड है, ठीक है। आप लोग अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, यूनियन टेरिटरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, इन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट, नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें एडिट नहीं की जा सकती हैं। तो जब भी आपको फॉर्म फिल करना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल करना है, ठीक है, वरना आपका कैंडिडेचर तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। सो मेजरली जो भी आपका नोटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब हमने कवर कर ली हैं कि आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं आई हैं, ठीक है। इसमें आपको नीचे कहीं वो भी दिखेगा स्टेट वाइड वैकेंसीज़, वो आप लोग रेफ़र कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ये पूरा PDF आपको मिलेगा, तो आप अपने जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उसके हिसाब से वैकेंसीज़ देख सकते हो, ठीक है, कि कितनी कितनी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप रेफ़र कर सकते हो। तो क्या कब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, आपका प्री का सिलेबस क्या है, मेंस में क्या क्या पैटर्न अपडेट हुआ है, सिलेबस सबको पता होता है, सिलेबस फिर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसके अलावा कि LLPT में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी 2 बैंक्स ने अपनी वैकेंसीज़ रिलीज़ नहीं की हैं, वो भी जल्दी ही आ जाएंगी, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो काफ़ी मेजर चेंजेस भी हुए हैं। LLPT बच्चों को एंग्शियस भी कर रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती ना करें, कोशिश करें, क्योंकि एडिट करने में बाद में जाके दिक्कत ही होती है एंड कहीं ना कहीं चांस रहता है कि कहीं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, अच्छे से देख लें, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैसे रिजर्वेशन आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर लो कि हाँ मेरा ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये लगना है, या आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, हर एक चीज़ का आप ध्यान रखो। LLPT के लिए भी आप पहले अपने पास जाके देख लो आपके पास में वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, फिर आप ये डिसाइड कर लो कि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में बैठना है, कैसे होगा। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए देख लो। तो अच्छे से सबसे पहला स्टेप ही आपको सबसे अच्छे से करते हुए चलना है। नोटिफिकेशन को अच्छे से थॉरली जाके एक बार पढ़ लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्होंने हाईलाइट करके दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपडेट्स थे, हम भी आपको बता चुके हैं। और भी कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट रहता है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग भी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन सबसे पहला स्टेप ही आपको सबसे पहले सही करना है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम करेंगे, उसके बाद में हम लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन तो साइड बाय साइड कर ही रहे हैं, अब अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से हम लोग और डेडिकेशन से प्रिपरेशन अब करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।